अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मगरिब का वक्त था, हर तरफ मगरिब की अजानों की सदाएं गूंज रही थी। वो अभी नहा कर ही निकली थी और मगरिब के वक्त वो खुले बालों को लिए गेड़ली पर आ खड़ी हुई। ये जून का महीना था, सख्त गर्मियाँ थी, हर तरफ हब्स का माहौल था। तभी उसे अपने करीब ठंड का एहसास हुआ। बाल हवाओं के जेरे असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। उसके कान की लोएं सख्त गर्म हो गईं कि उसे उस चीज का एहसास होता। तभी किसी कुत्ते के जोर से भौंकने की आवाज आई। निम्रा ने झांका तो वो उसके घर की तरफ ही देखकर भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई और ऊपर से ये कमीना। उप्स, सॉरी, कुत्ता भौंके जा रहा है। ओए हुश हुश, उसे भगाना चाह रही थी वो, मगर वो इधर ही देखकर जोर जोर से भौंके जा रहा था। भाई, इस कुत्ते को क्या हो गया? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। निम्रा बीबी, ये जंगल है, ये सब तो होगा ही, गुजारा करो। वो खुद से ही गुफ्तगू कर रही थी। ओए कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या नजर आ रहा है? वो थोड़ा ऊपर होकर हाथ हिलाती जोर से बोली। अभी उसे अपने करीब किसी की सरगोशी सुनाई देने लगी। वो एकदम घबरा सी गई थी। मैं नजर आ रहा हूँ। उसे अपने पीछे किसी की मर्दाना आवाज आई तो वो खुद में सिमट सी गई। निम्रा को ये आवाज बहुत ही अजीब सी लगी। डर दिल में कहीं कुंडेलियां मार रहा था। उसने थूक निगला और पलटी। उसे वहाँ किसी का साया नजर आया और फिर गायब हो गया। ये कौन था और कहाँ चला गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। जबी उल्फत बेगम की आवाज पर वो सोचों से बाहर निकली, जो कि उसके कमरे में मौजूद उसे चीख चीख कर पुकार रही थी। निम्रा ने सर पर हाथ मारा। अब खैर नहीं, वो बड़बड़ाई और फिर दोबारा नजरें दौड़ाकर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम कहाँ गई थी और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है और बाल क्यों खोले हुए हैं? तेरे अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर ना लें, शहर ही ठीक है। एक तो जंगल में घर और ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान जहान लड़की और ये जंगल, या अल्लाह मैं क्या करूँ? वो सर पकड़कर बैठ गईं। अरे अम्मा, रिलैक्स करें, कहीं नहीं गई थी, यहीं गेड़ली में थी, उसने तहम्मुल से कहा, जबकि उल्फत बेगम ने झटके से सर उठाया। तू मगरिब के वक्त इस हालत में गेड़ली में गई थी? हाय रे निम्रा, मैं तेरा क्या करूं? तुझे कब अकल आएगी? उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और निम्रा को भी वो वाकया याद आ गया तो वो भी थोड़ी सी घबरा गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाकया बताना बेहतर ना समझा, इसलिए खामोश हो गई और ये सब बात के लिए छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी अम्मा, अब नहीं जाऊंगी, बस तुम खुश हो जाओ। वो उनके सामने घुटनों के बल बैठते हुए मोहब्बत से कहने लगी। पक्का ना? उन्हें खदशा सा हुआ था शायद। जी मेरी प्यारी अम्मा, पक्का। वो उनका माथा चूमते हुए बोली तो वो पुरसुकून सी होकर चली गईं। निम्रा ने सांस खारिज की और चलती हुई साइड टेबल तक आई और दराज से ताला और चाबी निकाल कर गेड़ली के दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी वापस दराज के अंदर रखकर पुरसुकून होकर सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत उसकी मुंतजर थी। सुबह का सूरज निकला तो सब बेदार हो गए थे। वो तैयार होकर नीचे आई तो नौकरानी टेबल पर नाश्ता सजा रही थी। निम्रा ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। निम्रा ने उल्फत बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा, आ जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो उन्हें मुतमईन करके तेजी से निकल गई कि कहीं अम्मा रास्ते से ही ना रोक लें। वो अपनी DSLR को गले में लटकाए जानवरों की तस्वीरें बना रही थी। उसे वहाँ एक सेहा रंग का बिल्ला नजर आया जो दर्द से कर्रा रहा था। निम्रा को उसे देखकर अफसोस हुआ। उसने पहले उसकी 2-3 तस्वीरें निकाली और फिर उसे उठाकर घर की जानिब रवाना हो गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि सामने ही अम्मा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ बांधे उसकी मुंतजर थीं। उसने नफी में सर हिलाया और घर में दाखिल हो गई। ओए, ये किस मनहूस काले बिल्ले को ले आई है? वो उसे टोकती हुई बोली। बिल्ले ने उन्हें बुरी तरह घूरा था। अरे अम्मा, इसे चोट लगी है, ठीक हो जाएगी तो उसे वापस जंगल में छोड़ आऊंगी। वो उन्हें तफसील से आगाह करती फिर ऊपर की तरफ चली गई। या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे।
ना जाने क्यों मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, जैसे जरूर कुछ गलत होने वाला है। निम्रा एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसे देखकर सबके मुंह से तारीफी कलमात ही निकलते थे उसके लिए। उल्फत बेगम भी इसीलिए परेशान रहती थी। ऊपर से उसकी मशकूक हरकतें उन्हें और परेशानी में मुब्तला करती रहती थी। निम्रा के अब्बू तो पुलिस में होने की वजह से 2-2, 3-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। निम्रा बिल्ले को लिए अपने कमरे में आ गई और उसका बैंडेज करके उसे सोफे पर डाल दिया। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। बिल्ला फौरन उठा और गैलरी में पहुंचकर उछलने लगा। निम्रा ने मुस्कुराकर उसे देखा और दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाजा खोल दिया। और हैरत की बात कि उसके दरवाजा खोलने के बाद वो वहाँ से हटकर उसके बराबर में आकर सो गया। उसकी हरकतें जैसे किसी इंसान की तरह थी। वो ठिठक सी गई थी, लेकिन अपना वहम समझकर सर झटक दिया कि एक बिल्ला क्या इंसान होगा, मगर ये बिल्ला मुझसे डर क्यों नहीं रहा। वो सोच में पड़ गई थी, कहीं अम्मा का शक सही तो नहीं। वो परेशानी से सोचने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उफ, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वो सर झटक कर रह गई। वो लाउंज में बैठी तस्वीरें देख रही थी, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथों में लर्जिश पैदा हो गई। ये कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमाया हो चुकी थी। सब जानवरों की तस्वीरें ठीक ठाक थी, मगर वो 2 तस्वीरें जो बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई जानवर ना था। ऐसे कैसे हो सकता है? उसमें उस बिल्ले की तस्वीरें नहीं हैं और ये दोनों पिक्चर्स में तो कोई है ही नहीं। वो थूक निगलते हुए और तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी, जहां वो बिल्ला गैलरी की दीवार पर मजे से बैठा था और सामने पड़ा गोश्त का टुकड़ा जाहिलों की तरह खा रहा था। वो किसी को खा चुका था। निम्रा को उससे खौफ आने लगा था। बिल्ले के मुंह पर खून लगा हुआ था। उसकी ब्लू आंखें सुर्ख हो रही थी और नीचे के नोकीले नाखून भी सुर्ख हो रहे थे। ये तो एक फितरी बात थी, लेकिन उसका अंदाज बहुत ही जाहिराना था, जैसे कोई जंगली खा रहा हो। निम्रा की तो जान फना होने लगी थी। वो अपने वजूद घसीटते हुए गैलरी में आई। बिल्ले को जैसे ही किसी के आने का एहसास हुआ, उसकी एक एक चीज नॉर्मल होने लगी थी। गोश्त का टुकड़ा गायब हो गया था। उसके पंजों का खून आहिस्ते आहिस्ते मिटना शुरू हो गया था। मुंह पर लगा खून भी साफ हो चुका था और जब निम्रा ने उसकी आंखें देखी तो वो वापस नीली हो गई थी। निम्रा ने उसे फौरन उठाया और तेजी से कमरे से निकल गई। वो 2-2, 3-3 सीढ़ियां उतर रही थी। उसे अपना होश ही ना था। उसे बस बिल्ले को वापस जंगल में छोड़ना था। उल्फत बेगम उसे पीछे से आवाजें दे रही थी, मगर अभी वो होशो हवास में ना थी। उसके जहन में वो मंजर तेजी से गर्दिश कर रहे थे। किसी की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। सुनने समझने की सलाहियतें मफलूज हो चुकी थी। उसने अपनी भागती टांगों को जंगल में आकर ही ब्रेक लगाया था। उसने बिल्ले को फेंकने के अंदाज में नीचे रखा था, जिससे उसकी एक जोरदार धाड़ निकली थी। निम्रा सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी और फिर पलटकर भागने लगी। बिल्ले की धाड़ें तेज से तेज तर होती जा रही थी। निम्रा ने पीछे मुड़कर ना देखने का फैसला किया। उसे लगा अगर उसने पीछे पलट कर देखा तो वो बिल्ला उसे नहीं छोड़ेगा। वो शायद उसे मार डालेगा। उसकी सांसें फूल रही थी। पाँव जोर लगाकर शल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी रेस में हिस्सा लिया है। अगर वो रुकी तो हार जाएगी, और अगर वो रुकती तो वाकई हार जाती। रेस तो नहीं, मगर जिंदगी जरूर हार जाती। उसने घर आकर ही सांस बहाल किया था और दरवाजे की चौखट पर गिरकर बेहोश हो गई। चूँकि आज इतवार का दिन था, इसलिए निम्रा के अब्बू अशरफ साहब की छुट्टी थी। वो लाउंज में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे कि किसी के गिरने की आवाज पे उन्होंने अपना सर अखबार से निकाला तो निम्रा को पढ़ा देखकर वो घबरा गए थे। निम्मी, मेरी जान! वो तड़प कर उसके पास आए थे और उसे उठाकर ऊपर की जानिब भागे थे। उल्फत बेगम उनकी चीखों पुकार सुनकर खुद भी तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ी थी। वो सामने निम्रा को बेसुध देखकर उनके हाथ पांव भी फूल गए। निम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? उसके सिरहाने बैठकर उसका गाल थपथपाने लगी। अशरफ, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? वो रो रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल की है उल्फत, हमारी निम्मी को कुछ नहीं होगा।
वो उनको हौसला देते हुए बोले, हालांकि वो अपनी इकलौती लगते जिगर को देखकर खुद भी डर गए थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी घर आ गया था। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? कुछ नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है और कोई मसला नहीं है। मैंने इन्हें सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया है। अभी वो सो रही हैं, थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगी। आप ये दवाइयाँ ले आएं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। उन्होंने नुस्खा उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया डॉक्टर, आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। उन्होंने मुस्कुराकर नुस्खा थामा और उन्हें छोड़ने के लिए बाहर की जानिब आ गए। डॉक्टर चले गए तो वो भी दवाइयाँ लेने चले गए थे। वो थोड़ा सा कसमसाई थी। उसने आहिस्ते आहिस्ते आंखें खोली थी और अपने ऊपर उसी बिल्ले को झुके देखकर वो चीख कर उठ बैठी थी। उसका वजूद थर थर कांप रहा था। निम्रा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? उल्फत बेगम, जिनकी अभी ही आंख लगी थी, उसकी चीख पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। अम्मी, अम्मी, ये बिल्ला कब आया? वो हकलाती हुई बोली। अरे ये तो वही बिल्ला है जो तू लेकर आई थी। अब क्या हुआ? वो इस बिल्ले को देखकर नागवारी से बोली। अम्मी, अम्मी, मगर इसे दफा कर, तू बता, तू तो ठीक है ना? उन्होंने निम्रा का पसीने से तर चेहरा अपनी जानिब मोड़ा तो निम्रा ने इस बात में सर हिला दिया। चल तू आराम कर, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। वो उसका गाल थपथपाती हुई उठकर चली गयी। तभी अजानों की आवाज आने लगी। निम्रा ने सामने लगी वॉल क्लॉक पर देखा तो वहाँ मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। उसके दिमाग में झमाका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता है। अगर ये बिल्ला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ जरूर बदलेगा। वो सोचती हुई बोली और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल उरस कर वो गेरली का दरवाजा ढकेलती हुई गेरली में आ गई। वो वापस सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उस कुत्ते के भौंकने का मफहूम उसे समझ आ गया था। अचानक उसके जिस्म में ठंडक तारी होने लगी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ था तो वो बगैर देर किए पलटी। सामने वो बिल्ला बैठा था। आज उसका वही रूप था जो उस दिन था। सुर्ख होती आंखें, खून से लथपथ उसका मुंह और नोकीले नाखूनों पर भी खून था जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी और वो हक्का बक्का सी अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पर किसी चीज को मारने का निशान था और ये खून निम्रा का ही था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो बमुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब ना दिया। मैं जानती हूँ तुम बिल्ले नहीं हो, वो चीखी थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया और यकदम वहाँ धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ते आहिस्ते वो धुंध मिटती गई और जब उसने सामने देखा तो उसके औसान खता हो गए। वो चीखना चाहती थी मगर हलक में ही उसकी चीख अटक कर रह गई। वो बहुत ही खतरनाक हद तक खौफनाक शख्स था और शायद वो उसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था मगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था। वो उसके करीब आया था जब निम्रा उससे 2 कदम पीछे हटी थी और रेलिंग से जा चिपकी थी। तो फिर वो हकलाई। तो फिर अब तुम मुझे पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और अगर किसी ने तुम पर नजर डाली तो मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा। वो सरगोशियाना अंदाज में बोला और उसका गाल थपथपाया। तो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मिन्नत करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? मुझे तुम पसंद आ गई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज भी उसके चेहरे की तरह ही खतरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। उसने जोर से आंखें मीच ली और अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया था। निम्रा को समझ न आया और जब आया तब तक वो किसी और के कब्जे में थी। अब ये मेरी है। वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहकहा लगाकर हंसा और वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। उसने अपने बाल पोनी से आजाद कर दिए थे और आगे कर लिए। उसकी आंखें सफेद हो गई थी मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई। बेटा ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई जिसे उसने धाड़ते हुए फेंक दी।
दफा हो जा यहाँ से बुढ़िया। वो धाड़ा था और उल्फत बेगम तो उसके अंदाज पे हैरत के समंदर में गोताजन हो गई थी। ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफा हो जा, नहीं तो मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा, समझी? वो गुर्राया था और उल्फत बेगम को उसका लहजा कुछ समझ न आया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? वो नम लहजे में बोली। तभी उस जिन ने उन्हें धक्का दे दिया और धक्का इतनी जोर का था कि वो बेड से नीचे जाकर गिर गईं। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वो भागती हुई कमरे से निकल गई और लाउंज में आकर टेलीफोन से किसी का नंबर डायल करने लगी। हेलो अशरफ साहब, प्लीज जल्दी घर आ जाएं। वो रोते हुए बोली और कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में अशरफ साहब आ गए थे। क्या हुआ है बेगम? वो परेशानी से बोले। अशरफ साहब, मुझे निम्रा ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलें। वो घबराती हुई बोली। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था और निम्रा सुकून से सो रही थी। उल्फत बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें अशरफ साहब, निम्रा अभी ठीक नहीं थी। वो रोते हुए बोली। बेगम, आपका वहम होगा, आपको लगता है निम्रा की ज्यादा ही फिक्र हो गई है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वो उन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकले थे। आप मेरी बात का तो यकीन करें, वो ताज्जुब से बोली। अच्छा, आप मेरा एक काम करें, किसी मौलवी को बुलवा लें, बस मेरा वहम दूर कर दें। वो हल पेश करते हुए बोली तो उन्हें भी ठीक लगा था। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाएं, हम सुबह देखते हैं। वो उन्हें तसल्ली देते हुए कमरे में ले गए। वो भी समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उल्फत बेगम को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। पूरी रात उनकी आंखों में कट गई थी। सुबह सवेरे ही अपने वो किसी जानने वाले मौलवी को ले आए थे। वो जैसे ही उन्हें लेकर आए, वो घर में कदम रखने से पहले ही रुक गए। यहाँ कोई गैर मर्रई मखलूक है। वो पूरे घर को देखते हुए बोले। जी मौलवी साहब, तभी तो मैं आपको लेकर आया हूँ, प्लीज आप इसे यहाँ से दूर ले जाएं। वो मिन्नत करते हुए बोला। उन्होंने एक पत्तों की लड़ी पर कुछ पढ़ा और अशरफ साहब की जाने बढ़ाया। ये यहाँ के दरवाजे के बीच में बांध दो, उससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जाने बढ़ गए और अशरफ साहब ने वो उनके कहने के मुताबिक बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह में कमरे से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया कहीं वो बाहर ना निकल जाए। वो सब बताते हुए बोले। कहाँ है उसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले। आए मैं आपको ले चलूं। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए बोले। तो वो उन्हें कमरे तक ले गए और खुद बाहर खड़े हो गए। दरवाजा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे कि तुमने दरवाजा बंद रखा था। वो पेशानी पर बल डालकर बोले। जी मैंने बंद कर दिया था। वो उलझ कर बोले। कहीं मेरी बीवी ने तो नहीं खोल दिया? एकदम उनके जहन में झमाका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, उसे मेरे आने का इल्म हो गया, तुम्हारी बीवी को खतरा है। उन्होंने दरवाजा खोला तो उल्फत बेगम हवा में झूल रही थी और हाथ पैर मार रही थी। अशरफ, अशरफ मुझे बचा लें। वो गले पर हाथ रखकर गिड़गिड़ा रही थी। बाबा, ये क्या? वो परेशान हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो नीचे आ गईं। निम्रा कहाँ है उल्फत? अशरफ साहब ने पूछा तो उन्होंने गेड़ली की तरफ इशारा किया। वो सब गेड़ली की जानिब बढ़े। वो गेड़ली की दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रहा था। वो भी किसी इंसान का गोश्त था। मौलवी साहब ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और गेड़ली का दरवाजा बंद कर दिया। गेड़ली का दरवाजा बंद होने पर उसने खाने से हाथ हटा लिया और खा जाने वाली नजरों से मौलवी साहब को घूरता रहा। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा और ये लड़की मर जाएगी। वो अपनी मर्दाना आवाज में बोला। मौलवी साहब आंखें बंद करके किसी चीज का विर्द करने में महू थे। उन्होंने एक मिट्टी की प्याली से मिट्टी निकाली और हथेली पर रख कर फूंक मारी। वो इतनी सी मिट्टी भी उसको हिला गई थी। वो चीखने लगा। आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें। उन्होंने हिदायत दी और दोबारा आंखें बंद कर ली। उनके लब फड़फड़ा रहे थे और मिट्टी उसकी जानिब फूंक रहे थे। वो कर्रा कर जमीन बोझ हो गया था। तब तक अशरफ साहब भी रस्सी ले आए थे।
उसे उठाकर उन्होंने बेड पर लिटाया और उसके हाथ पांव बेड से बांध दिए थे। वो ये सब अपने लगते जिगर के साथ नहीं करना चाहते थे मगर मजबूर थे। उन्हें अपनी बेटी की जान भी अजीज थी। वो मजम्मत कर रहा था मगर कामयाब ना हो पाया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। वो अपनी पूरी जान लगा रहा था मगर मौलवी साहब ने घेरा बना दिया था। बेड के गिर्द से अगर वो रस्सी खोल भी लेता तो वो उस जगह से बाहर नहीं जा सकता था। अचानक उसके खतरनाक आसार नरम पड़ गए और निम्रा की रोने वाली आवाज उभरी, अम्मी मुझे खोले, अम्मी मुझे डर लग रहा है। वो तड़प कर बोली, मेरी बच्ची। वो भी एक माँ थी। अपनी बेटी की तड़पती आवाज सुनकर वो भी आगे बढ़ी थी और खोलने ही लगी थी। रुको बेटी, ये गलती मत करना, वो तुम्हें भटका रहा है। वो उसे रोकते हुए बोले तो उसने गुस्से से हंकारा भरा और उल्फत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो 2 कदम पीछे हटी और रुख फेर कर खड़ी हो गई। तू इस लड़की के पीछे पड़ा है, छोड़ दे, वो तुझे क्या दे देगी, छोड़ दे उसे। वो उसे समझाते हुए बोले। उसने कहकहा लगाया, मुझे ये अच्छी लगी है, तुम लोग जो भी कर लो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक लड़की ने मुझे धोखा दिया और मैं इससे अपना बदला पूरा करूंगा। वो बैठा था और धाड़े मारते हुए बोला था मगर फिर दोबारा लेट गया। तुझे इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। मौलवी साहब के लब फड़फड़ा रहे थे और फिर वो दर्द से तड़प रहा था और चंद पल बाद उसका जिस्म झटके खाकर ढीला हो चुका था और फिर मौलवी साहब ने आंखें खोल ली थी। इसके गले में ये तावीज बांध दो। उन्होंने तावीज अशरफ साहब के हाथ में पकड़ाया। वो जैसे ही उसकी जानिब तावीज पहनाने के लिए बढ़े उसने फट से आंखें खोली और गर्दन इधर उधर करने लगा। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं करके चीख रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। उसका जाहिराना अंदाज देखकर अशरफ साहब रुके थे और मौलवी साहब को देखा था। उसकी मत सुनो, पहनाओ उसे ये तावीज, उसको मैं देख लूंगा। वो उनकी नजरों का मफहूम समझकर बोले तो अशरफ साहब ने हाँ में सर हिलाया और काफी तगदो के बाद आखिरकार उन्होंने वो तावीज उसके गले में डाल ही दिया था। अशरफ साहब को बहुत नुकसान पहुंचाया था उसने मगर उन्हें अपनी बेटी को बचाना था। चंद घंटे और मेहनत के बाद आखिरकार वो उसके जिस्म से निकलकर निस्तो नाबूद हो गया था। सब ने ही शुक्र का कलमा पढ़ा था। निम्रा ने आहिस्ते से आंखें खोली थी। एक दिन में ही उसकी आंखों के नीचे हल्के और उसका जिस्म नहीफ सा हो गया था। वो हड़बड़ा कर उठी थी मगर रस्सी की वजह से दोबारा लेट गई थी। एक दफा उल्फत बेगम ने उसकी रस्सी खोलने से पहले मौलवी साहब को देखा था क्योंकि अब वो कोई हमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब खोल दो इस बच्ची का हाथ, बहुत बहादुर है, इतनी मुश्किलों को पार करके आई है। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। उल्फत बेगम ने उसकी रस्सियां खोल दी थी। वो माँ की आगोश में छुपकर सिसक पड़ी थी। अशरफ साहब भी नम आंखों से उसके बालों पर हाथ फेर रहे थे। वो काफी सहम सी गई थी। इस हादसे के बाद वो बालों को खुला नहीं छोड़ती थी और मगरिब के वक्त वो गेड़ली में भी नहीं जाती थी बल्कि मगरिब के वक्त वो अपने अम्मी अब्बू के कमरे में ही रहती थी। उसकी छोटी सी गलती ने इतनी खतरनाक मुश्किल में डाल दिया था उसको। वो अब थोड़ी थोड़ी संभल रही थी। उन्होंने घर भी तब्दील कर लिया था इसलिए आज वो बाहर निकली थी। घूमते हुए उसे आधे सफेद और आधे सियाह रंग का एक बिल्ला नजर आया। उसको देखकर वो उसकी जानिब बढ़ी थी। बिल्ले का रुख दूसरी तरफ था। निम्रा ने उसे उठाया। उसका रुख जैसे ही अपनी जानिब किया वो चीख पड़ी और बिल्ले को पीछे फेंक दिया। वो गया नहीं है। वो बड़बड़ाती हुई वहां से भाग गई थी और फिर कभी उस जगह का रुख ना किया। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और आप पर या आपके किसी भी अजीज पर कोई भी हकीकत पे मबनी इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता करके मुझसे अपना वाकया जरूर शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।